अधिकार ही नहीं बल्कि पावन कर्तव्य है मतदान यानी वोटिंग। सीएम मोहन यादव ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की है। तो एक वोट हमारे देश को विकसित भारत, गरीब को समृद्ध बना सकता है और देश में बड़ा बदलाव भी ला सकता है। तो ये डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से लोगों से वोट करने की अपील की है। साथ ही साथ आपको ये बताया कि कुल 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में इस वक्त पहले फेज में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लोग जो हैं वो कतारों में लगते हुए मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकार ही नहीं बल्कि पावन कर्तव्य है मतदान, ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लिखते हैं। तो सीएम मोहन यादव ने लोगों से मतदान करने की, वोट करने की अपील की है। देखिए 6 लोकसभा सीटें हैं। आपको ये बताते चले कि दरअसल कौन कहां से आमने सामने है और उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। तो छिंदवाड़ा से, जो कि सबसे हॉट सीट इस फर्स्ट फेज में मानी जा रही है, वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ के बेटे, जो कि सीएम भी रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं, उनके पुत्र, उनके बेटे नकुल नाथ को यहाँ पर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो नकुल नाथ ने भी अपने यहाँ पर चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो नकुल नाथ यहां से जीते थे। हालांकि 37,536 वोटों के साथ उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। एक बार फिर से वो नकुल नाथ को ही कांग्रेस ने अपने टिकट से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबलपुर की बात कर लेते हैं क्योंकि जबलपुर पर भी वोटिंग हो रही है। बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे हैं जिनका मुकाबला यहां पर दिनेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में यहां पर राकेश सिंह थे जिन्होंने यहां पर 4,54,744 वोट से जीत दर्ज की थी। देखिए बड़ा आकलन और बड़े अंतर के साथ उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। सीधी की जब हम बात करते हैं लोकसभा सीट की, तो सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर कमलेश्वर पटेल को यहां से उतारा है। हालांकि 2019 में इन दोनों में से कोई भी चुनावी मैदान में नहीं था। रीति पाठक ने यहां से 2,86,000 के वोटों के अंतर के साथ से जीत जो है वो हासिल की थी। इसके अलावा शहडोल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि शहडोल में भी फर्स्ट फेज में मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है, तो शहडोल में हिमाद्री सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं और फुंदेलाल मार्को कांग्रेस प्रत्याशी हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें, नतीजों की बात करें, तो हिमाद्री सिंह ने भारी मतों के साथ यहां से जीत दर्ज की थी। तो देखिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करते चले। शहडोल से फुंदेलाल मार्को ने भी मतदान कर दिया है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। शहडोल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं फुंदेलाल मार्को, जिन्होंने लोगों से भी वोट करने की अपील करते हुए खुद भी मतदान किया है। शहडोल से फुंदेलाल मार्को कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजेपी से हिमाद्री सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में। हालांकि 2019 का जब हम जिक्र करते हैं नतीजों का, तो हिमाद्री सिंह ने एक बड़े अंतर के साथ यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के सामने जीत दर्ज की थी। करीब 4 लाख वोट के अंतर के साथ हिमाद्री सिंह यहां पर जीत दर्ज करवाती हुई नजर आई थी। एक बार फिर से बीजेपी ने हिमाद्री सिंह को अपने प्रत्याशी के तौर पर यहां पर उतारा है और सबकी नजरें हैं कि क्या इस बार भी हिमाद्री सिंह शहडोल से जीत दर्ज करवाएंगी। ये 4 जून को नतीजों के दिन साफ हो जाएगा। तो आपको ये बताएं कि फुंदेलाल मार्को, जो कि कांग्रेस से शहडोल से ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की है कि लोग भी बढ़ चढ़कर वोट करें। मतदान की अपील उन्होंने लोगों से की है। तो तमाम जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी खुद पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही साथ जब वो पहुंच रहे हैं तो एक बड़ा संदेश ये भी जा रहा है लोगों के बीच में कि जब नेता आ रहे हैं, जब उम्मीदवार आ रहे हैं, तो वो लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने सारे काम छोड़िए, सबसे पहले तो मतदान करने के लिए आइए, क्योंकि एक एक वोट जो है वो काफी मायने रखता है। देश में बड़े बदलाव या फिर समाज में बड़े बदलाव के लिए एक बड़े अंतर और बड़े मायने रखता है। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रविंद्र जी आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि आप देख रहे होंगे सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। क्या लगता है कि नेता तो लगातार पहुंच रहे हैं, लोगों में उतना उत्साह है कि नहीं है? देखिए, जो सुबह से हम देख रहे हैं बूथों पर बड़े तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जो पहला घंटा है उसमें जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, इससे लगता है कि
मतदाताओं में बड़ा उत्साह है वोट को लेकर, और पहले दौर में ठंडे ठंडे माहौल में ही वोट डालना चाहते हैं। सुबह 7 बजे से अब वोटिंग चालू हो गई थी, तो लोग पहुंचने लगे हर बूथ पर। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं 10 से 15% वोट डल चुकी है अब तक। जो 9 बज रहा है तो लगभग 15% वोट डल चुकी है। सवेरे जब मैं 8 बजे गया था तब भी वहां पर अपनी वोट डालने गया था, तब भी वहां लाइन लगी हुई थी। मेरे आगे 2 या 3 वोटर पहले से खड़े हुए थे, उसके बाद चौथा नंबर मेरा था। तो देखे जिस तरीके से बूथ में लोग आ रहे हैं, और ये वो बूथ है जहाँ राइट टाउन एपी टाउन का संपन्न परिवार रहते हैं। उन बूथों में भी यदि भीड़ सुबह से दिख रही है, इसका मतलब है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा होने वाला है। और लोगों को में देखिए उत्साह है वोट को लेकर, उत्साह ये अच्छी बात है। अब वोट किस नीति पर करेंगे, किस मुद्दे पर करेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दे रखे हैं, कांग्रेस ने अपने मुद्दे रखे हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर बहस हो रही थी, उन मुद्दों पर मतदाता प्रभावित होकर किसको वोट देगा, ये हमको देखना पड़ेगा। देखिए आगामी हम पिछले चुनाव देखें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 65% वोट मिला था और कांग्रेस को लगभग 30% वोट मिला था। तो क्या ये वोट का डिफरेंस आधे से भी कम, वही पर वोट वैसे ही रहने वाला है। और हमारे मतदाता जो है वो किस आधार पर, किस नीति पर वोट करेंगे, ये हम सबको अभी मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन आज जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जबलपुर में लोग निकल कर बाहर बूथों पर पहुंच रहे हैं, अनेक बूथों पर भीड़ लगी हुई है। लोग बता रहे हैं कि सुबह से कई जगह लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि मतदाता निकल रहा है और वोट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं सर, जैसे छिंदवाड़ा नकुलनाथ की बात कर ले, हिमाद्री सिंह की बात कर लेते हैं, जब हम शहडोल से, या फिर फगन सिंह कुलस्ते की बात करते हैं मंडला से, तो वो ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछले मर्तबा यानी 2019 के नतीजों पर भी जब हम नजर डालते हैं तो एक भारी अंतर के साथ, लाखों के वोटों के अंतर के साथ इन्होंने बीजेपी के टिकट से जब चुनाव लड़ा था तो जीत भी दायर की थी। इस बार फिर से बीजेपी ने इन्हें सेम सीट से इन्हें उतार दिया है। तो क्या ये विपक्ष के लिए या कांग्रेस के लिए या बसपा के लिए, क्योंकि बसपा भी यहाँ पर अपने सभी उम्मीदवारों को उतार चुकी है, तो क्या कंपटीशन होगा या फिर एक बड़ी चुनौती विपक्षी खेमे के लिए? देखिए विपक्ष के लिए चुनौती तो है। पिछले 2 चुनाव से लगातार वो मध्य प्रदेश में सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। 2014 में उन्होंने कांग्रेस ने कुल 2 सीटें जीती थी, तो 27 सीटें उनके हाथ आई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया कि नहीं हम पूरे 29 सीट जीतेंगे, और कांग्रेस ने पूरी ताकत जोर लगा रही है कि वो जो उसकी परंपरागत सीट है छिंदवाड़ा, जो आजादी के बाद से अभी तक एक भी बार कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं जीत पाई। एकमात्र चुनाव हुआ, वो भी उपचुनाव में जीती है। तो जो आम चुनाव है उसमें उसे आज तक जीत हासिल नहीं हुई है, जबकि वो उमा भारती के मुख्यमंत्री काल से लगातार उस पर प्रयास कर रही है कि छिंदवाड़ा को हर हाल में जीतना है। भारतीय जनता पार्टी वहां पूरे तरीके से संगठन को भी मजबूत किया है। इस बार बहुत सारा दल बदल भी हुआ, इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां इस बार बदलाव हो सकता है या परिवर्तन देखने मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। अच्छा, दल बदल का अंतर हो सकता है क्या सर? दल बदल, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जिनका प्रभाव अपने संसदीय क्षेत्र में रहा है, उन्होंने दल बदल किया है, तो क्या दल किसी वोटर के लिए महत्वपूर्ण है या फिर उनके जो संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार है, जिसने काम किया है, जो जीत का दावा भी करते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है? तो क्या ये अंतर देखने को मिल सकता है इस बार? क्योंकि जो लोग जाते हैं उनके साथ कुछ वोट तो जाता है, उनके समर्थक जाते हैं, उनके साथ कुछ वोट भी जाता है। लेकिन हमको यदि छिंदवाड़ा सिर्फ छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां कमलनाथ एक ऐसा फैक्टर है कि जो मतदाताओं के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। 1980 से वो लगातार जीत रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का दौर रहा हो, अब नरेंद्र मोदी का दौर है। यदि इन दोनों दौर को मिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश पर काबिज हो चुकी है। कोई ना कोई भी सीट ऐसी नहीं बची जिसे उसके हाथ उसने जीत का स्वाद ना चखा हो। लेकिन एकमात्र छिंदवाड़ा सीट है जो उसने बाई इलेक्शन में जीती थी, वो सुंदरलाल पटवा ने उनकी अलकानाथ को हराया था। लेकिन उसके बाद जब मुख्य चुनाव होता है, आम चुनाव आता है, वही सुंदरलाल पटवा 1 लाख से ज्यादा वोटों से कमलनाथ से पराजित होते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि वहां कमलनाथ अभी भी एक मजबूत स्तंभ है और मतदाताओं के दिलो दिमाग पर छाए हुए। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, केंद्र सरकार या पूरा संगठन जिस तरीके से पार्टी ने वहां पर पूरी ताकत झोंक दी, क्या वो उस कमलनाथ के गढ़ को ढहा पाएगा? ये हमको 4 जून तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं से पर कमलनाथ का प्रभाव है, वो हमको अभी थोड़ा अभी देखना पड़ेगा कि वो कितना। क्योंकि पिछले बार भी 35,000 वोट से नकुलनाथ जीते हैं, 35,000 कुछ वोट से 37,000 वोट से जीते हैं। यदि वो जीत का अंतर इतना कम 2019 में हो गया था,
तो क्या इस बार भी वो जीत का अंतर पाने में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी? देखिए विधानसभा में 7 सीटें लोकसभा विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पास है। वहां एक विधायक जरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। ये कहा जा रहा है कि बड़े कद्दावर आदिवासी वोट को प्रभावित करते हैं। यदि वो आदिवासी वोट को प्रभावित करने वाले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो क्या उनके साथ वो आदिवासी का वोट भी चला गया? ये हमको 4 जून तक पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और कमलनाथ ने भी वहां पूरी मेहनत झोंक दी है। एक सीट से निकल के बाहर नहीं आए। देखिए 19 तारीख को पहला दौर फर्स्ट फेज का चुनाव है, उस तक वो बाहर निकल के नहीं आए। हाँ, अब वो इसके बाद अन्य सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और बात करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा थे, और उसके बावजूद भी पूरी सरकार यदि उनको हराने व्यक्तिगत सीट लगी हुई है तो ये बड़ी रोचक चुनाव होगा। इसी तरीके से हम मंडला में आएंगे तो मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्हें 10% से कम वोट मिले थे, 5% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, और कांग्रेस ने वहां ऐसी बहुत ताकत नहीं लगाई थी। देखिए 2019 के चुनाव में एक राष्ट्रीय मुद्दा था, पुलवामा में लोग शहीद हुए, सैनिक शहीद हुए थे, और उसके बाद केंद्र सरकार ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से एक राष्ट्रवाद की लहर चली, आंधी चली, सुनामी आई, और लोग जो 2-2 लाख से 1-1 लाख से जीतने की बात करते रहे सांसद, वो 5-5 लाख वोट से जीते, 4 लाख वोट से जीते। उस दौर में भी यदि मंडला 1,10,000 वोट से जीती है तो ये सोचने की बात थी हमारी पार्टी को। और वो देखिए उसका रिजल्ट विधानसभा में भी दिखा, विधानसभा में फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कठिन सीट यदि अब इस समय तो अच्छा, आपके हिसाब से रविंद्र जी कहां पर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल सकती है? कहां पर मौजूदा सांसद या फिर नेता के खिलाफ लोगों में नाराजगी जो सामने भी आई है, कौन सी सीट हो सकती है? देखिए दो सीटें अभी इस पहले दौर की 2 सीटें हैं जिसपे चर्चा हो रही है। एक मंडला, दूसरा शहडोल। हिमाद्री सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। उनके पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनसे पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आती थी, या पार्टी के जिस तरीके सुख दुख में कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल नहीं होती थी, वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वहां एक बात देखना पड़ेगी, शहडोल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, और जिस तरीके से आदिवासी वोटों को साधने के लिए वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगातार मुहिम चला रखी है। वहां उसके बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं, वनवासी संघ काम कर रहा है, बजरंग दल काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, जिसकी वजह से वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती रही। लेकिन क्या हिमाद्री सिंह के खिलाफ जो संगठन है, संगठन काम कर रहा है, उसके बाद जो कार्यकर्ता की नाराजगी क्या वो वोट को तब्दील होगी, उसके खिलाफ होगी, ये थोड़ा भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिमाद्री सिंह के खिलाफ यदि नाराजगी, देख मोदी मैजिक जो चल रहा है पूरे देश में, एक मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी नाम का जादू चल रहा है, उस जादू के तहत लोग वोट करने के लिए मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। और सभी लोग जहां हम बात करते हैं, जबलपुर में बात करें, मंडला में बात करें, या शहडोल में बात करें, तो वहां एक बात आती है कि भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रत्याशी से क्या लेना देना, उससे तो हम बाद में बात कर लेंगे, या मुद्दों की बात भी लोग नहीं करते, वो सिर्फ एक मोदी मैजिक है। उस मोदी मैजिक के नाम पर अभी भी हिमाद्री देखिए प्रत्याशी बहुत ज्यादा। अच्छा रविंद्र जी, बिल्कुल जैसे कि आपने जिक्र किया कि मोदी मैजिक है, और मोदी मैजिक लोगों में इतना प्रभावशाली रहा है कि लोग उसी के नाम पर वोट भी करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ था कि लोगों को कई सारे ऐसे परंपरागत वोटर्स हैं जिन्हें ये मायने नहीं रखता है कि उम्मीदवार कौन है, उनके लिए चेहरा कौन है, उनके लिए ये भी मायने नहीं रखता है कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में विकास के काम हुए या नहीं हुए तो कितने हुए, क्या झूठे क्या सच्चे वादे किए गए, कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो परंपरागत तरीके से जो वोट चले आ रहे हैं, जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो एक दल को सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो क्या ये भी इस बार भी यही कंटिन्यू परंपरा देखने को मिलेगी या फिर इस बार कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस का सबसे कठिन दौर यदि हम माने तो 2019 में जिस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त मिली पूरे देश में, तो हमको उसको मध्य प्रदेश का देखना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 36% है, कहीं 35% मिला, कहीं 29% वोट मिला। ओवरऑल यदि हम देखें तो कांग्रेस को 36% वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 58% वोट मिला, वो जो 2014 से 4% ज्यादा था। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना सबसे ज्यादा वो ले लिया है, शिखर पे पहुंच चुकी है। उसे 58% वोट यदि मिल रहा है तो उसका शिखर है, बिल्कुल मैक्सिमम उसने अब टारगेट हासिल कर लिया। अब ये देखना है कि 2024 के चुनाव में जो 36% वोट हम कहते हैं कांग्रेस का और 40% वोट बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है, और उसमें जो फ्लोटिंग वोट है यहाँ से वहां होता रहता है, जो मुद्दों पर बात करता है, जो नीति पर बात करता है, जो कैंडिडेट देखकर वोट करता है, कोई जात के आधार पर वोट करता है, कोई धर्म के आधार पर वोट करता है, ये जो वोटर है 10 से 15% वोटर जो इधर से उधर होता रहता है, क्या वो इस बार भी देखने को मिलेगा? देखिए 2019 में राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो
अन्य दलों को भी वोट करते थे। कोई बहुजन समाज पार्टी को वोट करता था, कोई समाजवादी पार्टी को वोट करता था, कोई वामपंथी पार्टी को वोट करता था, कोई कांग्रेस को वोट करता था। लेकिन जब देश की बात आई, सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, शहीदों की बात आई, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक तो वोट प्रतिशत बढ़ा, और वोट प्रतिशत बढ़ने के साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट भी बढ़ा, वोट भी बढ़ा। देखिए जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी को 65% वोट मिला, तो कांग्रेस को 30%, बहुत बड़ा मार्जिन आया था यहाँ पर। लेकिन क्या इस बार भी वो वोट वहीं रह जाएगा, ये सब हम सबको देखना पड़ेगा। और ये सब मतगणना के बाद पता चलेगा कि जो फ्लोटिंग वोट वहां चला गया था, जो राष्ट्रवाद के नाम पर था, क्या वो वापस बहुजन समाज पार्टी के पास चला गया, क्या वो समाजवादी पार्टी के पास चला गया, या वो वापस कांग्रेस की ओर रुख किया उसने। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मतदान कितना प्रतिशत मतदान हो रहा है, कितने लोग मतों को बाहर निकल के आ रहे हैं। और जो मुद्दा था 2019 में पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन इस बार रविंद्र जी, इस बार ये काफी महत्वपूर्ण है कि मोदी की गारंटी का जिक्र हर बार सभा में पीएम ने किया। तमाम नेता जितने भी स्टार प्रचारक के तौर पर आ रहे थे एमपी में, वो तमाम जगहों पर सभाओं में मोदी की गारंटी का जिक्र लगातार दोहरा रहे थे, और 400 पार का नारा वो उसी संकल्प के साथ दोहरा रहे थे। तो एक नैरेटिव तो लोगों के अंदर सेट करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की है, तमाम नेताओं ने की है। राम मंदिर का मुद्दा बढ़ चढ़कर यहाँ पर उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन क्या विपक्ष के मुद्दे उतने प्रभावशाली तरीके से लोगों के भीतर घर कर पाए होंगे? क्या लोगों के भीतर वाकई में प्रभावशाली रहे होंगे वो मुद्दे जो विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, या फिर जैसे हमने अंत में आते आते देखा था कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बड़ी तेज तरीके से गरमाया था। तो क्या इन मुद्दों का भी प्रभाव लोगों के बीच में रहेगा, या फिर मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे? हमको थोड़ा सा इसमें ये देखना चाहिए कि मोदी की गारंटी आज से नहीं चल रही, मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव से चल रही है। 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव, चारों राज्यों में मुख्यमंत्री का फेस नहीं था। यहाँ शिवराज को हटाया दिया गया था, चेहरा नहीं थे, मोदी के नाम पे लड़ा गया। वहां रमन सिंह को हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, वहां मोदी के नाम पर, वहां वही मोदी की गारंटी थी, मोदी के वादे से, मोदी का भरोसा था, और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। ये जरूर है कि वहां उन चारों राज्यों में, 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। यदि हम वोटों का गणित देखें तो जो हम 4 करोड़ 20 लाख या 21 लाख वोट कांग्रेस को मिलता, तो 4 करोड़ 18 लाख या 20 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को। यानी कुछ मत जो है, कुछ मत जो करोड़ों में से कुछ लाखों में अंतर है दोनों पार्टियों में, जो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 10, 12 या 15 या 18 लाख या 20 लाख वोट का अंतर है दोनों पार्टियों में, चारों राज्यों में। तो मोदी की गारंटी के बावजूद यदि कांग्रेस के बराबर वोट मिला है, ये लोकसभा चुनाव है, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर राज्यों के चुनाव का अलग मतदान होता, उसका मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता, लोग अलग मुद्दे पर वोट करते हैं। लेकिन वहां मोदी की गारंटी बताया गया, देखिए जीतने के बाद भी बोला गया कि मोदी की जीत है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, यदि मोदी की जीत है तो फिर जो वोट का प्रतिशत था, दोनों चारों राज्यों का जो मतदान था या मतदाता था, उसने कांग्रेस को भी उसी ले में वोट किया, और उसने उसी ले में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो दोनों के बीच में मतों का डिफरेंस बहुत कम था। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वही मतदान रहने वाला, या वही आंकड़ा रहने वाला, ये हमको मतगणना के बाद पता चलेगा। हम सब सारे विश्लेषण जो है 4 जून के बाद देखने को मिलेगा। क्या सही में कांग्रेस को, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 11 लाख वोट मिला था, और कांग्रेस को 1 करोड़ 75 लाख वोट मिला था, दोनों के बीच में 35-40 लाख वोट का अंतर था। अच्छा, बसपा की क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि बसपा ने भी एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एमपी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। एक बार बसपा की उम्मीदवारों की स्थिति, और उसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ की एक बस्तर सीट है जिस पर चुनाव चल रहा है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। रविंद्र जी, देखिए मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गठबंधन पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भी एक सीट दी है। तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गठबंधन पार्टी, इन सबका वोट मिला ले तो 6 से 7% वोट है मध्य प्रदेश में। 7%, 8% वोट इन सबको मिलता रहता है ना। अपन ये माने कि 10% से कम से वोट इन सब पार्टियों को मिलता है, तो किसी राज्य में 10% से कम वोट यदि इन राज्यों में, तो कई सीटों पर जीत हार का तय करने का गणित इनके हाथ में है। देखिए गोंडवाना गठबंधन पार्टी का मंडला में उपस्थिति दर्ज करा रही है, गोंडवाना गठबंधन पार्टी बालाघाट में उपस्थिति दर्ज करा रही है। बहुजन समाज पार्टी बालाघाट में है, जहां कंकन मुरजारी है। गोंडवाना गठबंधन पार्टी से सीधी में भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार मैदान में, अजय सिंह बागी है वहां पर, गोंडवाना गठबंधन पार्टी से लड़ रहे हैं। तो हमको ये सबको देखना चाहिए कि इन छोटे दलों की उपस्थिति भी और इनको मिलने वाला मत भी, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की किस बेल्ट की वोट लेके जाता, उनकी जीत हार में कितना डेंट लगाएगा, कितना झटका देगा, उससे जीत हार का गणित तय हुआ। यदि बहुत ही मार्जिन और कश्मकश वाला टक्कर है, तो यदि जैसे मंडला की कह रहे हैं कि बहुत ही कश्मकश वाली टक्कर है, हम कह रहे हैं छिंदवाड़ा में बहुत कांटे की टक्कर है, इसमें जो बहुजन समाज पार्टी या गोंडवाना गठबंधन पार्टी का जो वोट है, वो
दोनों जो मिलेगा उसमें जीत हार का गणित तय होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा या कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा, तो जिसका वोट कटेगा उसको नुकसान होगा। तो ये दोनों छोटों दलों की उपस्थिति भी मैंने वो है, उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट को नहीं नकारा जा सकता। बहुजन समाज पार्टी का कमिटेड वोटर है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कमिटेड वोटर है। समाजवादी पार्टी को भी लगातार कुछ सीटों पर उपस्थिति दर्ज कराती आई है, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे बिंद हो, चाहे भिंड मुरैना का इलाका हो। समाजवादी पार्टी का वोट है। जहां जहां जातिगत के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है वहां समाजवादी पार्टी का वोट है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और यही यदि मार्जिनल जीत हार का गणित है, जब 10% से कम जीत हार तय करते हैं, उन सीटों पर ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रविंद्र जी, अच्छा, जातिगत समीकरण का हम जिक्र कर रहे हैं और आपने भी इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु उसका जिक्र किया है। जातिगत समीकरण को साधते हुए तो एक एक उम्मीदवार को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर बाहरी उम्मीदवार को उतारा गया है, तो क्या ये बाहरी वर्सेस स्थानीय नेता का मुकाबला भी होगा? यहाँ पर अगर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बाहरी वर्सेस स्थानीय नेता के बीच कड़ी टक्कर है, तो यहाँ पर लोगों के भीतर वो एक अंतर आएगा क्या वोट फीसद में भी? देखिए, बाहरी उम्मीदवार का जहां जहां मुद्दा है उनको लेकर जरूर थोड़ा सा चुनाव में के दौरान चर्चा होती है। देखिए, राष्ट्रीय इशू है, राष्ट्रीय मुद्दा है, तो वह बाहरी मुद्दा थोड़ा सा गौड़ हो जाता है। जैसे हम कहें कि कोई सीट ऐसी है जहां पर बाहर से उम्मीदवार ले आके भेज दिया गया है, तो वहां पर ये मुद्दा जरूर चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा रहता है, वो जरूर मतदाताओं को बीच में ले जाता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर जब वोट किया जाता है तो वो संगठन और उसका चीजें बहुत थोड़ी सी गौड़ हो जाती है, और राष्ट्र के मुद्दे पर लोग वोट घर से निकलकर वोट करते हैं। ये बिल्कुल तय बात है। जब से देखिए नरेंद्र मोदी का दौर आया तो उन्होंने मतदाताओं से डायरेक्ट संबंध बनाया, तो वो जो संगठन है वो उसका थोड़ा सा उसकी भूमिका भी गौड़ हो गई। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी के लिए वोट करना, ये जो घर घर उन्होंने पैड बना लिए, चाहे वो प्रचार के माध्यम से बनाई हो, चाहे उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से बनाई हो, चाहे उनके भाषण देने की या बातचीत करने की जो शैली है, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, उससे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ा है उन्होंने, उस तरीके से वो अपनी बात को रख पा रहे हैं या लोगों तक पहुंच बना पा रहे हैं, तो उनका जो वोट है वो निकल के बूथ तक पहुंच रहा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है। तो बाहरी मुद्दा थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर जब के चुनाव जब होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, थोड़ा शिथिल हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इसके मायने नहीं रखते। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, जहां जहां गुटबाजी है या नाराजगी है वहां संगठन लेवल पर इस बात की चर्चा हो सकती है, लेकिन जब वोट का देने की बात आएगी तो लोग वो राष्ट्रीय इशू को पहले देखेंगे। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट बस्तर सीट को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने महेश कश्यप को, कांग्रेस ने कवासी लखमा को, बसपा ने आयतुराम मंडावी को चुनावी मैदान में उतारा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इन उम्मीदवारों को? देखिए, बस्तर को लेकर या हम कहें छत्तीसगढ़ को लेकर है, तो वहाँ आदिवासी बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहुंच बना ली है, उसकी सरकार है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पहले आदिवासी कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट माना जाता था कि परंपरागत वोट, और कांग्रेस को लगातार वोट करता है। अभी भी देखिए, आदिवासी का एक बहुत बड़ा तबका है जो एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बना ली है, उन क्षेत्रों में अपना पकड़ बना ली है जहां ऐसे बेल्ट थे। और देखिए, उनके बीच में जाकर जो आरएसएस ने काम किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठनों ने काम किया है, और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को जो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं उन गरीबों तक पहुंचाया है, उनको बताया कि ये योजना केंद्र सरकार दे रही है, मोदी सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार दे रही है। तो ये तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी सीटों पर अपना वोट बैंक बना लिया। जो प्रत्याशी है वो आपको तो कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पर दे दीजिए, मोदी तीसरा टर्म दे दीजिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, इसके लिए वोट दीजिए। जो प्रत्याशी है बहुत ज्यादा उसमें उनकी भूमिका नहीं रहेगी, वो गौड़ हो, यानी उम्मीदवार अपने बल पर नहीं बल्कि मोदी के फेस पर। और जैसे कि आपने शुरुआती तौर में चर्चा में जिक्र किया था कि मोदी मैजिक का जो प्रभाव है वो लोगों के बीच में अभी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बस्तर क्योंकि आदिवासी इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पर लोगों के बीच में उतनी उत्सुकता या फिर उदासीनता भी देखने को मिलती है। रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।